अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं आज वीडियो बनाना चाह रहा था। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं 10-12 ऐसे पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए थे जो तुर्की में माइग्रेशन के लिए नेगेटिव पॉइंट थे। लाइक मैंने पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारे नुकात ऐसे दिए जो कंपैरेटिवली यूरोप, अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से तुर्की को मैंने कहा था कि प्लस पॉइंट है कि वो यहाँ पर माइग्रेशन। लेकिन कुछ दोस्तों ने मैसेज किए मुझे और कहा कि आप इसके वो नेगेटिव पहलू, जो मनफी पहलू हैं, वो उनको भी उजागर करें ताकि लोगों के लिए फ़ैसला साजी में आसानी हो। लेकिन ये वीडियो मैंने पोस्टपोन की है इसलिए कि मैंने देखा है कि टर्की की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है। और पैनिक एक ऐसे कानून की वजह से है जो दरपर्दा बुनियादी तौर पर जो कंज्यूमर है, यानी जो ख़रीदार है, इन्वेस्टर है, उसको स्कैम से या उसको उसकी सहूलत के लिए बनाया गया, उसको स्कैम से बचाने के लिए बनाया गया। लेकिन हो क्या रहा है, मार्केट में पैनिक है मार्केट। और ना सिर्फ मार्केट पैनिक है बल्कि पिछले 10 दिन से जो तुर्की में रियल एस्टेट सेगमेंट में, इस शोबे में जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन रुक चुकी है। उसकी वजूहात मैं बताना चाहूँगा और आज की वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि वो जो रुकी हुई ट्रांजैक्शन है और इसमें कंज्यूमर का फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या हो रहा है, और जो 8-10 दिन बाद जो हुकाम की तरफ से एक नया फ़ैसला आने जा रहा है, मैं उसका भी जिक्र करूँगा आपसे आखिर में, और बताऊँगा कि इससे पैनिक से मार्केट किस तरह निकलेगी और कंज्यूमर का फ़ायदा रहते हुए ये मार्केट किस तरह दुरुस्त समत में गामज़न हो सकेगी। तो मार्केट पैनिक में क्यों है, आप सब जानते हैं कि 24 सितंबर को, आज से तकरीबन एक माह कबल, तुर्किश हुकाम ने दी एक नई पॉलिसी, एक्सपर्ट रिपोर्ट की, जो कि टापू डिपार्टमेंट यानी टाइटल डी डिपार्टमेंट के ज़रिए एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी और एक्सपर्ट पर्सन जो है उसको नॉमिनेट किया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर इसके पीछे वजूहात क्या थी और इसका नुकसान क्या हुआ और इसके फ़ायदे क्या थे, वो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इसकी वजूहात में 2 वजूहात बहुत अहम हैं। एक वजह तो ये थी कि जो FATF है, FATF जिसे हम कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने टर्की को ग्रे लिस्ट में डालने का इंदिया दिया था और उसकी बुनियादी वजह रियल एस्टेट में हाई इन्फ्लेशन यानी 20% इन्फ्लेशन रेट कंसीडर किया जा रहा था, अलॉन्ग विद बैंकिंग सेक्टर और गोल्ड मामलात के। तो एक तो ये टर्की को ग्रे लिस्ट में जो डाला गया, एक तो ये जवाब क्रिएट किया गया रियल एस्टेट में हाई इन्फ्लेशन का, और दूसरा जो वजह है टर्की को ग्रे लिस्ट में डालने की, वो टर्की बुनियादी तौर पर लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, और ये वोटिंग में मुतहर्रिक था पाकिस्तान की फेवर में, और इसकी बुनियाद पर भी पाकिस्तान को ताउन देने की बुनियाद पर भी इसको घसीटा गया, टर्की को ग्रे लिस्ट में डाला गया और उसको 2-3 नुकात पर इन्होंने ग्रे लिस्ट में फेंक दिया। अब ये तो वो बुनियादी वजह थी रियल एस्टेट बिजनेस में हाई इन्फ्लेशन, उन्होंने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया FATF ने। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि हो क्या रहा था मार्केट में, हो ये रहा था कि लोगों को, जब लोग प्रॉपर्टी, कस्टमर या इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी ख़रीदता था तो उस प्रॉपर्टी में जो टाइटल डीड है यानी टापू है, वो उसकी टोटल पेमेंट पर जब उसका टाइटल डीड और टापू कस्टमर के नाम ट्रांसफ़र हो जाती थी, वो मुतलका अपार्टमेंट, ज़मीन या विला या जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसने ख़रीदी है, उसके बाद एक्सपर्ट रिपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता था। नॉर्मली उसके नाम जब ट्रांसफ़र हो जाती थी या उसकी टोटल पेमेंट बिल्डर को या जो कंपनी, सेलर कंपनी को चली जाती थी, तो उसके बाद एक्सपर्ट रिपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता था, जिससे बाद में पैनिक क्रिएट होता था कि जब ख़रीदार अपनी कीमतें ख़रीद से कम एक्सपर्ट वैल्यू देखता था तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था सेलर और एजेंट और बायर में। तो दूसरी बात यह कि ओवर एस्टिमेट किया जाता था, फ्रॉड के बहुत सारे रास्ते थे कि पहले पूरी पेमेंट कर दी जाए ताकि वो उसे वापसी का रास्ता उसके लिए बंद कर दिया जाए। तो हुकाम ने एक वजह ये थी कि ये सोचा
एक तो जो इन्फ्लेशन है 20% उसको कंट्रोल किया जाए, दूसरा जो बायर है उसकी सेफ्टी इसमें है कि एक्सपर्ट रिपोर्ट पहले आ जाए और उसके बाद टाइटल डीड यानी टापू उसके नाम ट्रांसफ़र हो, टोटल पेमेंट से पहले पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट आ जाए। और उसका बायर को क्या फ़ायदा था कि अगर वो एक्सपर्ट रिपोर्ट उसकी पेशुदा कीमत से, उसकी मालियत से कम आती थी और उसकी सिटीजनशिप की मालियत पूरी नहीं हो पाती थी तो वो डील कैंसिल कर सकता था और वो उसको नए सिरे से किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता था। उसके टाइटल डीड क्योंकि बनी नहीं होती थी, उसे ये फ़ायदा था कि उस डील को कैंसिल करने में उसका कोई नुकसान नहीं था। अब हुआ क्या, इस सारे मामले में ये एक पैनिक क्रिएट हुआ कि जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड कंपनियां हैं, वो तखमीना लगाती हैं प्रॉपर्टी की मालियत का। तो जब ये नया कानून नाफिज हुआ तो जो एक्सपर्ट कंपनियां हैं वो थोड़ी सी पैनिक में आई और उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ था कि कहीं हुकूमत उन्हें अपनी लिस्ट में से ना निकाल दे, उन्हें डीनोमिनेट ना कर दे और उनकी ये जो एक प्रैक्टिस है या उनका जो बिज़नेस है वो बंद ना हो जाए, गवर्नमेंट उन्हें ब्लैक लिस्ट ना कर दे। जिसकी वजह से एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनियों ने और उनके जो एजेंट थे उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने जो प्रॉपर्टी की मालियत से 30 से लेके 50% तक कम एक्सपर्ट मालियत लिखना शुरू कर दी। वजह ये थी कि वो हुकूमत और टापू ऑफिस जो है, जो टाइटल डीड ऑफिस है, उनकी नज़रों में ठीक बनने के लिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी, ये बड़ी टाइट मार्किंग करती है और ये जो है ये बड़ी ही जो मालियत शो करती है एक्सपर्ट रिपोर्ट में वो बड़ी जेन्युइन होती है, जिसकी वजह से उन्होंने इस अपने आप को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए या हुकूमत की नज़र में अच्छा बनने के लिए उन्होंने इसकी मालियत को गिराना शुरू कर दिया। अब इसका नुकसान किसको था? इसका नुकसान ये था कि बार बार बयाने हो रहे थे पिछले 20 दिन से और बार बार उसकी मालियत जो है वो कम आने की वजह से डील्स कैंसिल हो रही थी, जिसकी वजह से पूरी मार्केट पैनिक में आई। अब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक ही ब्लॉक में एक तरह के एक साइज के 3 अपार्टमेंट और एक ही कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक ही तरह की उसकी सारी डेमोग्राफी जो है उसकी प्रॉपर्टी की, सब कुछ सेम 3 मुख्तलिफ कंपनियों को, एक्सपर्ट कंपनियों को उसकी एक्सपर्ट वैल्यू के लिए भेजा गया। तो एक ने एग्जांपल के तौर पर प्रॉपर्टी थी 12 लाख लीरा की, तो तीनों प्रॉपर्टी की मालियत 12 लाख लीरा थी। एक एक्सपर्ट कंपनी के एक्सपर्ट ने उसकी 10 लाख प्राइस दे दी एक्सपर्ट रिपोर्ट में, दूसरे ने उसकी 9 लाख दे दी और तीसरी कंपनी के एक्सपर्ट ने उसकी 14 लाख दे दी। अब जब एक ही तरह की प्रॉपर्टी, एक ही सब कुछ, एक ही कंपनी, एक ही पार्सल, एक ही ब्लॉक और एक ही तरह का जो सारा उसका व्यू, हर चीज़ को कंसीडर करते हुए अगर एक ही तरह की प्रॉपर्टी की 3 मुख्तलिफ एक्सपर्ट प्राइस या बाइंग, तो जो बिल्डर एसोसिएशन है, जो रियल एस्टेट टाइकॉन्स हैं, उन्होंने हुकाम से बात की कि दिस इज़ हैपनिंग इन एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनीज। इस टेस्ट केस को लेके एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद अब इससे नुकसान क्या था? इससे नुकसान ये था कि ना सिर्फ जो कस्टमर है वो, अगर वो फ़र्ज़ करें 1 माह के लिए आया हुआ है और 12 दिन बाद उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है और वो कैंसिल हो गई है, उसकी लो मालियत उसने दी है, उसने वो डील कैंसिल की, अगली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उसका टोकन किया, उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट 14 दिन में आई, तो उसका तो जो विजिट का पीरियड है कस्टमर का वो गुजर गया और अब उसके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो तीसरी पोजीशन पर, तीसरी जगह पर इन्वेस्ट करके यहाँ पर स्टे कर सके और उस स्टे में वो उसको तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ गामजन हो। अब इसका नुकसान कस्टमर को भी होने लगा और कस्टमर जो है वो भी पैनिक में आ गया कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। एक का टोकन करता हूँ, उस पर 2000 लीरा या 1500 लीरा एक्सपर्ट रिपोर्ट पर लगाता हूँ, उसकी कम आ जाती है मालियत, में उसे कैंसिल करता हूँ, लेकिन 1500-2000 लीरा तो उसके चले जाते हैं जो एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए उसे चार्ज किए जाते हैं। फिर वो सेकंड पर जाता है, उसकी भी कम आ जाती है। फिर उसके पास थर्ड के लिए कैपेसिटी नहीं बचती कि वो पीछे से जितनी छुट्टियां लेके या जितना ड्यूरेशन लेके आया था वो ख़त्म हो जाता है। और साथ में जो रियल एस्टेट कंपनियां और बिल्डर हैं उनके लिए भी पैनिक का बायस है कि ये डील होती है लेकिन कैंसिल हो जाती है। अब इसका एक मीटिंग हुई
और हुकाम को इसको इस एक प्रेजेंटेशन दी गई कि दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 मंथ इन अ रियल स्टेट बिजनेस इन इस्तांबुल। अब इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा बहस हुई इस सारे मामले में, और इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और इसको बिल्कुल कस्टमर और बिल्डर और एजेंट फ्रेंडली बनाने के लिए तजावीज़ भी दी गई। और उसमें कुछ चीज़ें जो पेशरफ्त हुई है मैं आपसे अब वीडियो के आखिर में वो भी शेयर कर दूं कि 2 चीज़ें कंसीडर हुई हैं इस सारे पैनिक को ख़त्म करने के लिए, इस प्रोसेस को भी कायम रखने के लिए और इसको चेक एंड बैलेंस को भी कायम रखने के लिए। पहली कंसिडरेशन ये है जो हुकाम ने सजेशन आला हुकाम तक पहुँचाने का वादा किया। उन्होंने ये एक सजेशन कबूल की है कि या तो इस्तांबुल क्योंकि बहुत बड़ा एक शहर है 2 करोड़ की आबादी का और बहुत लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि एशियन साइड की एक एक्सपर्ट कंपनी आके बाशिक शहर या बेलगदूजो की एक्सपर्ट रिपोर्ट तैयार करे, क्योंकि उसे वहाँ से 100 किलोमीटर के फासले से उसे यहाँ की डेमोग्राफी का नहीं पता और वो अंदाज़ों से एक्सपर्ट रिपोर्ट ना तैयार करे और उसकी मालियत को जानबूझ के इसलिए ना गिराए कि हुकूमत की नज़रों में वो ज़्यादा बेहतर अपनी कंपनी को साबित कर सके। तो इसी बुनियाद पर एक तो ये फैसला किया गया कि इस्तांबुल को इस तरह नॉमिनेट करने की बजाय कि एशियन साइड पर बेलगदूजो की एक्सपर्ट कंपनी को नॉमिनेट किया जाए और बेलगदूजो में या बाचे शहर में एशियन साइड से कंपनी को नॉमिनेट किया जाए, तो इसको उन्होंने कंसीडर किया कि ये नहीं होना चाहिए। मुतलका एरिया का क्योंकि मुतलका अफराद को पता होता है और वो वहाँ पर सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी एक्सपर्ट रिपोर्ट दे रही होती हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है कि इस इलाके में इस प्रोजेक्ट की क्या मालियत है, तो उसको महदूद कर दिया जाए और इस तरह टापू ऑफिस या टाइटल डीड वाले इतनी दूर दूर एक्सपर्ट कंपनियों को ना करें बल्कि लोकल लेवल पर ही उसे मैनेज करें। नंबर 1। नंबर दूसरी सजेशन जो है जो आला हुकाम को देगी वो ये कि बाकी तुर्की में क्योंकि 25% आबादी और जो 60% बिजनेस है रियल स्टेट का, बल्कि 60 से 70% कहा जाता है, वो इस्तांबुल में है। और अगर ये रियल स्टेट का इतना बड़ा सेटअप इस्तांबुल में है तो इसको पैनिक में लाने के बजाय इस्तांबुल को इस नई पॉलिसी से इस्तिस्ना दे दिया जाए और इसको ये जो नई पॉलिसी जो टापू ऑफिस या टाइटल डीड ऑफिस जो है वो नॉमिनेट करे एक्सपर्ट कंपनी भी और एक्सपर्ट पर्सन भी, इससे इस्तिस्ना दे दिया जाए और कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस रखा जाए जिस पर ना तो इन्फ्लेशन हो रियल स्टेट पे और ना ही इस तरह का पैनिक फैले कि डील्स कैंसिल हो, कस्टमर भी पैनिक में है, एजेंट भी पैनिक में है और बिल्डर भी पैनिक में है। तो ये 2 सजेशन जो है इस वक्त आला हुकाम को जा चुकी इस मीटिंग के बाद और इन 2 सजेशन में जो भी काबिल कबूल होगी और जो पैरामीटर चेक एंड बैलेंस और इन्फ्लेशन और चीटिंग और स्कैम को ख़त्म करने के लिए होंगे वो भी इसके साथ मुंसलिक होंगे। तो ये खुशखबरी है कि इस्तांबुल में जो पैनिक है 1 माह से जो डील्स कैंसिल हो रही बार बार और मामला प्रोलॉन्ग भी हो रहे हैं और जो है वो कोई जो कस्टमर है वो भी अपनी कोई सही सिटीजनशिप की मालियत का सौदा नहीं कर पा रहा। यहाँ तक हुआ है कि $3.25 लाख तक भी उनकी 2.5 लाख की सिटीजनशिप की मालियत पूरी नहीं हुई। तो ये पैनिक भी इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा और कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाएगा जो इस पैनिक से निकल के स्कैम को भी रोके और इन्फ्लेशन को भी रोके रियल स्टेट बिजनेस में, लेकिन उसको स्मूथ भी करे। बहुत शुक्रिया।